Good evening, students. Good evening, sir. I already told you Kepler's third law of planetary motion. थर्ड लॉ में क्या होता है? ठीक है, सी थोड़ा फास्ट देखो थर्ड लॉ. ठीक है, थर्ड लॉ में क्या है? ये देखो, ये है आपका एलिप्टिकल पाथ. अभिषेक थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करना ना. ये एलिप्टिकल पाथ है, ये है, और ये है इसका मेजर एंड माइनर एक्सिस. ठीक है, और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ दो फोकस होगा, दो फोकस में एक फोकस सन होगा. ठीक है, अब मान लो प्लैनेट कहीं भी है, सपोज करो यहाँ है P1 पॉइंट पे, तो ये जो प्लैनेट और सन के बीच का ये मीन डिस्टेंस है ना. किसी समय में प्लैनेट यहाँ आएगा, P2 पॉइंट पे आएगा, तो उस वक्त मीन डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा. किसी समय में प्लैनेट यहाँ चला आएगा P3, उस समय ये डिस्टेंस हो जाएगा. किसी समय प्लैनेट यहाँ आएगा, उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा. तो ऐसे करते 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 यहाँ तक आओगे तो डिस्टेंस वेरी करेगा ना प्लैनेट और सन के बीच का. ठीक है, तो मीन डिस्टेंस क्या होता है? इन सब डिस्टेंसेस को हम लोग ऐड करके डिवाइडेड बाय जितनी बार हमने डिस्टेंस मेजर किया उससे डिवाइड कर देंगे. सपोज का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितनी बार हमने किया उससे हम डिवाइड कर देंगे. दैट इज कॉल्ड मीन डिस्टेंस. समझ में आ गया? अब कह रहा है कि जो मीन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है, मीन डिस्टेंस का क्यूब होता है, सॉरी, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होता है सन से, वो क्या होता है? वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि ये मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस को हम लोग सपोज कर r ले लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो क्यूब होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड. और ये t है क्या? यहाँ से प्लैनेट ने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहीं तक आने में जो टाइम लगा दैट इज t. समझ में आ गया? तो r वही तो बोला मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस मतलब ये सारे डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय n. मतलब जितनी बार तुम डिस्टेंस लिए हो डिवाइडेड बाय दैट. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये थर्ड लॉ है. नाउ ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, इट कम्स, देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी. इसके पहले एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि जो टर्म बता रहे उससे ये बताने में, फिर जो बताएंगे उसके बाद ये समझोगे तो आसानी समझ में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. तो यहां देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड फॉर ऑल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. जितने ग्रेविटेशनल फोर्स है सबके लिए ये ट्रू होगा. थर्ड लॉ सबके लिए ट्रू है. मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं बॉडी में सबके लिए ट्रू है, सबके लिए वैलिड होता है. होता क्या है? बोल रहा है दिस मींस दैट व्हेन अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स. मतलब जब कोई, सपोज करो हमारा ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है क्या? नहीं खींचता है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ 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 हाँ, अट्रैक्ट होना नहीं होना मैंने नहीं बोला. मैंने बोला कि ये छोटा ऑब्जेक्ट बड़े अर्थ को भी खींचता है और ये बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे मास वाले बॉडी को भी खींचता है. पर अट्रैक्ट ये छोटा मास ही होता है, वो हम बताएंगे क्यों. पर ये तो समझ जाओ पहले कि खींचता सब एक दूसरे को है. ठीक है, यानी छोटा से छोटा मास, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम एक किसी फोर्स से पेन को भी खींच रहे हैं, पेन छोटे फोर्स से हमको खींच रहा है. हम स्टैंड को खींच रहे हैं, स्टैंड हमको खींच रहा है. तुम उसको खींच रहे हो, तुमको खींच रहा है. मतलब सब एक दूसरे के ऊपर, सबसे एक दूसरे में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट फील नहीं हो रहा, बिकॉज इतना कम है कि वो फील नहीं किया जा सकता. वेरी 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 लेस. तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये, बट अगर मास बहुत हेवी हुआ तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है. समझ में आ गया? क्लियर? तो ये अर्थ है, ह्यूज मैसिव बॉडी है, बहुत बड़ा मैसिव बॉडी है. तो अगर छोटे बॉडी को खींचेगा तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर अर्थ की तरफ गिरेगा.
अरे कोई बॉडी को फेंकते हैं ऐसे तो अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करने की कोशिश करता है ना। तो अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जो बॉडी छोटा होता है ना उसका मास बिल्कुल कम होता है, और मास अगर बिल्कुल कम होता है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये बड़ा सा अर्थ है, बड़ा ताकत से इसको खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें। तो इसीलिए इसका जो मोशन है, इसका मोशन फील किया जा सकता है बिकॉज ऑफ मोर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। अब ये स्मॉल ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींचता है, बट अर्थ हैविंग अ लार्ज मास देयर इज नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। अर्थ का बहुत बड़ा मास है तो एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो है, तो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो इतना कम एक्सेलरेशन है अर्थ का इस बॉडी की तरफ में, तो क्या फील करोगे उसको? फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे। ठीक है, प्यास लगा है, एक ड्रॉप मुंह में डालो, फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे। तो वही मैं बता रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन इतना कम है इस ऑब्जेक्ट की तरफ बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास, वो फील नहीं किया जा सकता। बट इसका एक्सेलरेशन छोटे बॉडी का की तरफ वो फील किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, तो अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, so what is Newton's third law? Newton's third law, Newton's Newton's third law, नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन। केप्लर्स लॉ तो आपने बताया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि when earth exerts a force of protection on an object, इसके लॉ के हिसाब से when earth exerts a force of attraction on an ऑब्जेक्ट, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींचेगा। ठीक है, तो सेम समझ में आ गया। When earth exerts a force of attraction on an object, लिख दिया, तो क्या करेगा? Then object also exerts equal force on the earth। मैंने अभी बोला then object will also exert equal force on earth। ठीक है भाई, सिंपल सा बात है। जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींच रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? इक्वल फोर्स से खींच रहा है अर्थ, जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है? मास का प्रॉब्लम है। ठीक है, मास बिल्कुल कम होने की वजह से एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है छोटे बॉडी। ठीक है, ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो एक छोटे से टॉय खिलौना है गाड़ी का, उसको हम लार्ज धक्का दे, ज्यादा फोर्स दे, तो ज्यादा स्पीड में मूव करेगा ना। अरे एक बड़ा सा स्टोन है, उसको उतना ही पुश करे तो उसका क्या होगा? मोशन बिल्कुल कम होगा। वही पर मैं बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन या जो एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, आप सेम पुश लगाओ बट मास जिसका कम होगा वही ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो यानी कि अर्थ इस छोटे ऑब्जेक्ट को भी खींचेगा और ये छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ को भी खींचेगा, बट मास जिसका होगा वही तेज एक्सेलरेट करेगा, तो उसका मोशन पता चलता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज छूट गया, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? बात आई समझ में? बात आ गई समझ में? नाउ अब
ठीक है। The mass of stone is very small due to which gravitational force produce a large acceleration in it. ठीक है। मास स्टोन का आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? पक्का ना? ठीक है। ठीक है। Here, अच्छा लिख लो इसको। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थ जो कर रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है अर्थ में, ठीक है, इसलिए अर्थ का मोशन हम लोगों को पता नहीं चलता। क्लियर? क्या बोले सर? अर्थ का मोशन नहीं पता चलता क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत हेवी। हाँ सर, अर्थ जो है वो सन के अराउंड गोल भी है। कोई क्वेश्चन पूछना है? ऐसा फोर्स दोनों तरफ से फोर्स लगाता है ना एक दूसरे को, एक दूसरे को मोशन करने के लिए एक फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, अर्थ सन लगाता है अर्थ को सेंटर की तरफ, और एक आउटवर्ड। हाँ, यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस करता है, एक दूसरे को तो लगातार घूमता रहता है। इसकी वजह से स्ट्रेट ना जाएगा। हाँ, स्ट्रेट ना, गोल क्यों घूमता है? गोल घूमता है इसलिए क्योंकि तो देखो, एक आपने एक फोर्स सपोज करो, एक धागे से बांध दिया आपने एक स्टोन को, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लगाए सेंटर की तरफ, एक बार वो रोटेशन में सेट हो गया तो ऐसा ही घूमता रहेगा ना। सर पहली बार क्या होगा सर? वो तो जब ऑरिजिन माने जब ऑरिजिन हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनेशन हो रहा था किसका, अर्थ का या प्लैनेट सोलर सिस्टम का और अदर प्लैनेट्स का, तो उस समय मतलब ड्यू टू हाँ डीफ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, डीफ्रैगमेंटेशन की वजह से पार्टिकल मूव करने लगा, और जो एक बार जिस पाथ में जो सेट हो गया वो सेट हो गया, क्योंकि वहां तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। यहाँ से ओ बार जल्दी लिखो, कहाँ तक सुबह पहुंचे? सर सेकंड में क्या लिखे? ऑब्जेक्ट यहाँ पहला के सेकंड में अर्थ है। ओ सॉरी, ठीक है। सो हियर अब यहाँ पर देखो होता क्या है, अर्थ मैंने कहा कि बहुत ज्यादा लार्ज मास की वजह से अर्थ का एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। ओके, तो यहां देखिएगा, सिंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द फॉलिंग स्टोन। समझ में आ गया? ड्यू टू स्मॉल mass of stone, there is more acceleration produced in it, but due to large mass, less acceleration produced in earth, ठीक है, which cannot be noticed, जो कि समझ में नहीं आता, ठीक है ना। आ जाओ, फ्री फॉल, इसके बाद हम लोग आएंगे फ्री फॉल। हाँ, but due to large mass, less acceleration produced in the earth which cannot be noticed,
ऊपर मिटा दूं? Yes, sir. देखो फ्री फॉल क्या होता है? देखो जब बॉडी फॉल करे और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। सपोज करो ये पेन है, ये पेन अगर ऊपर से गिरेगी तो उसमें बहुत सारा फोर्स लगेगा। एक तो हवा का एयर का रेसिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशन तो चलो लगना है, वो तो निश्चित है, बट एयर का भी रेसिस्टेंस लगेगा। तो हवा तो इसको रोकेगी ना। हाँ, एयर लगना ही है, बट हमने क्या बोला, फ्री फॉल वो केस होना चाहिए जिसमें केवल ग्रेविटेशनल पुल का अट्रैक्शन लगे, एयर और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमें लेना ही नहीं है। दैट इज ओनली कॉल्ड फ्री फॉल। जब बॉडी फॉल करे एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, there should no any external force, then it is called free fall। समझ में आया? क्लियर? नहीं आया? जब कोई बॉडी फॉल करे, ठीक है, कोई बॉडी नीचे फॉल करे, ठीक है, और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, समझ में आ रहा है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जब बॉडी नीचे फॉल करता है, और अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई अदर रेसिस्टेंस नहीं लगे, जैसे हवा का रेसिस्टेंस, ये तो ऑपोजिट लगेगा ना, वो तो रोकेगा ना इसको। तो बॉडी जब फॉल करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, तभी उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल तभी उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। हाँ, बट अगर बॉडी, मैंने क्या कहा, अगर केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करे, देन ओनली इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। वो फ्री फॉल हमारे अर्थ में के स्पेस के अराउंड तो होना मुश्किल है। अगर बहुत हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल करे तब हो सकता है, या प्लेन से कूदे या उसके ऊपर से, तब क्या होता है, या ऐसे जगह से कूदे जहां एयर रेसिस्टेंस नहीं, केवल ग्रेविटी एक्ट करे। मतलब एक इमेजिनेशन, एक ऐसा थॉट है कि जहां पर एयर के रेसिस्टेंस को हटा दिया गया है, केवल ग्रेविटी को रखा गया, तब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज फ्री फॉल, ठीक है। फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, विथ नो अदर फोर्सेस। तो यहाँ पर द फॉलिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल होगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फ्री फॉल मतलब स्टार्ट तो जीरो से ही होगा ना, ठीक है। तो फ्री फॉल, तो देयर विल बी सम वेलोसिटी, बट वो तो ग्रेविटी इधर लगेगा, आप उधर फेंक रहे हो, ठीक है, और अदर रेसिस्टेंस भी लगेगा। तो फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से अगर बॉडी फॉल करे, ठीक है, तो फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोले तो कोई फोर्स नहीं करेगा, एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो अदर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फ्री फॉल, फ्री फॉल। आप लोगों को फ्री फॉल में कंफ्यूजन है क्या? फ्री फॉल में कंफ्यूजन है? सर ये इतना ना अजीब नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल थॉट लिया गया कि अगर बॉडी केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करता है और कोई अदर फोर्सेस एक्ट ना करे, तभी हम लोग इसको फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है। तो फ्री फॉल में एयर रेसिस्टेंस और बाकी जितने भी फोर्सेस है उसको इग्नोर कर दिया गया, केवल ग्रेविटी के अंडर में बॉडी को फॉल कराया जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो फ्री
फ्री फॉल मतलब गिर रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, हवा का रेसिस्टेंस नहीं लग रहा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री Free- फॉल है तो हाँ कोई थॉट मतलब मैंने बोला कि फ्री फॉल होता क्या, जब अदर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे ना, तो होता है अप्रोक्सीमेटली स्पेस में या काफी हाइट पर, वहां पर क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस लगभग कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं लगभग बॉडी फ्री फॉल के कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि केवल ग्रेविटी लगेगी, हवा का रेसिस्टेंस, बाकी चीजें नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जैसे अर्थ के ऊपर जाता है, एयर की डेंसिटी घटती चली जाती है, ऊपर बिल्कुल कम हो जाती है, और ऐसा समय आएगा आता है जब हवा नहीं मिलती, तो वहां पर तो अदर रेसिस्टेंस नहीं ना होगा, केवल ग्रेविटी ना एक्ट करेगा, तो इन दैट केस इट कैन बी कॉल्ड फ्री फॉल, उस केस में बॉडी का। ठीक है, अर्थ के सरफेस के सामने तो ये मुश्किल ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप समझ रहे हो बात क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ क्योंकि यार पे वो रेजिस्टेंस हाँ, ये रेसिस्टेंस आना ही आना है, पक्का आना है। ठीक है, 100%। ओके, आई लिखे थे, हाँ हां ओके चलो ठीक। नाउ अभी इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट पॉइंट? वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, वो पॉइंट क्या? एक्सेलरेशन of the object falling freely towards the earth, towards the, एक मिनट रुक जाओ, towards the earth। ठीक है, acceleration of the object falling freely towards the earth does not depend on the mass of object, does not depend on the mass of object, does not depend on the mass of object। आप समझ रहे बात? बॉडी वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो फॉलिंग के बाद क्या है? हाँ, फॉलिंग के बाद फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अच्छा सुनो एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब बॉडी फ्री फॉल करे तो उसका एक्सेलरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन जितना मास हो उतना ही एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी का जो भी मास होगा वो एक ही एक्सेलरेशन से गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। वो एक, हाँ, और उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी फ्री फॉल करे, मैं बार बार बोलता हूँ, जब बॉडी फ्री फॉल करे तो उसका एक्सेलरेशन बॉडी के मास पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होगा, इतना छोटा बॉडी हो इतना बड़ा बॉडी हो, मतलब नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं करता, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, एकदम एक ही होगा, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? इस वाइटल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है।